So in the next, we are going to solve the problem based on the relative velocity. Clear? So here are 2 or 3 problems which are found by me. उस problem को कर दे. Then after that we will go for the problem given in your NCERT exercise as well as your NCERT examples. Clear? So on coming to the problem number 1. Problem number 1 is what? It is saying that a very simple problem is problem number 1. You suppose there is a 3-lane road. There is a road in which the first car, the second car, and the third car is over here. Where? And this is your road, and a person is standing on the road. The car A is moving on this side with velocity of your 100 meter per second. The car B is also moving on this side with velocity of your 20 meter per second. And this is a car C which is moving on this side with a velocity of your 80 meter per second. Clear? So you have to tell about the relative velocity of every object with respect to the another object. Clear? जैसे आपको यहाँ पर निकालना है कि velocity of A with respect to B कितना होगा, velocity of B with respect to C कितना होगा, तो इसको मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर ये. That is your find VAB. What is VAB? Velocity of A with respect to B. Find BAC, velocity of A with respect to C. Next क्या है आपका ये? That is your VBA, velocity of B with respect to A. इसके बाद next क्या है आपका ये? VCB, velocity of C with respect to B. ये बात समझ में आ रहा है? Then again that यहाँ पर लिख सकते हैं आप ये, that is your VCA, velocity of C with respect to A. फिर इस रोड के रेस्पेक्ट में सबकी वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रोड का मतलब सपोज ग्राउंड है. फिर यहाँ पर निकालना है आपको ये, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. फिर यहाँ पर निकालना है आपको वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. और सबकी वेलोसिटी फिर से निकालनी है ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी निकालनी है सबके रेस्पेक्ट में. अगेन आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू सी. ये बात समझ में आ रही है? And if a person is standing on the ground, it means the velocity of the person is taken as your 0. ठीक. So it's a problem जहाँ पर मैंने सारे एक्सपर्ट्स को कैलकुलेट कराने की कोशिश कर दी है. ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है जो भी थोड़ी देर पहले मैं अभी तक बता रहा था कि किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं. कुछ ऐसे एग्जांपल लिए थे मैंने. ए भी लिया था यहाँ पर, ए की जगह ये 100, बी की जगह 80 कर दिया था. फिर एक में डायरेक्शन मैंने क्या की थोड़ी देर पहले रिवर्स की थी. ये बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर सबको क्या करना है, अपने कैलकुलेट करना. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर ये VAB. तो VAB का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ V A माइनस वेलोसिटी ऑफ B. और यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, AB सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी प्लस में लेनी है. तो ये कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका ये 80 आ गया. ये बात समझ में आ रहा है? ऑन कमिंग टू द VAC, तो VAC इज हाउ मच, दैट इज योर VA माइनस कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा ये. Correct. So VA is given as your 100, but minus BC is going on the opposite direction of A, so its velocity will contain an additional negative sign over here. So 80 meter per second will become your minus 80 meter per second. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा ये. तो ये 100 प्लस 80 कितना आ गया आपका, ये 180 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो देखो सिंपल सा जो लॉजिक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, ये अगर सेम डायरेक्शन में कार्स जाती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में कार जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का दैट इज योर एडिशन होता है. सो बी और सी अपोजिट डायरेक्शन, ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए टोटल कितना आ गया आपका ये, दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड. तो डायरेक्ट सबका आंसर ही लिखते हैं आप, बार बार सबको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. बी भी है. क्लियर? ए की रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, तो वी बी माइनस बी है, 20 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपका, माइनस 20 आ जाएगा. बी से बी, सी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं आपकी, अपोजिट डायरेक्शन में. ये बात समझ में आ रहा है? सो दोनों को क्या करोगे आप, ये ऐड करोगे. जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये, दैट इज योर, ये हो जाएगा आपका माइनस 100 मीटर पर सेकेंड. इसको चेक करना आप थोड़ा सा, लॉजिक देना कि माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एडिशन में तो आप सीधे सीधे कर दोगे 80 प्लस 20. ये बात समझ में आ रही? इसको कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है BCB. BCB का मतलब क्या है यहाँ पर, BC माइनस BB. BC किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया आपका माइनस 100, माइनस BB राइट डायरेक्शन में, तो ये 20 हो गया. तब ये कितना है आपका ये
-100 मीटर पर सेकेंड आए। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आपसे कोई पूछे VCA कितना होगा ये, तो VCA कितना हो जाएगा, तो C लेफ्ट साइड जा रहा है, A राइट साइड जा रहा है, तो ये भी आंसर इसका कितना आएगा, ये तो आंसर में लिखे दे रहा हूँ इसका, ये दैट इज -180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई पूछे VAG कितना होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये सबकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही दी है, तो जिसकी जो भी वेलोसिटी सबकी सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 आ जाएगी, B की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 और C की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी -80 आ जाएगी, बिकॉज C इज गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। फिर यहाँ VCA का पूछेगा कि भाई ग्राउंड की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, तो A तो आगे निकल जाएगा, ऐसा लगे जैसे ग्राउंड पीछे छूट रहा है, किस वेलोसिटी छूट रहा है पीछे आपका 100 से, तो आप सॉल्व करोगे तो ये सारी की सारी बताई हुई चीजें हैं मेरी, ये दैट इज -20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको ये 80 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन से तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे ही है। बस इससे लॉजिक समझना है। मैंने जितने भी आंसर लिखे इन सारे आंसर्स को आपको कैलकुलेट करना है और इसको बाकायदे ग्रुप में क्या करना है आपको ये सेंड करना है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कुछ अच्छी प्रॉब्लम में चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको और देना चाहूँगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा लॉजिक क्या हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना आप ये, और वो चीज़ क्या है, कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से कि सपोज यहाँ पर ये कार A है, इसकी स्पीड कितनी है आपकी 50, और ये कार आपकी B है, इसकी स्पीड कितनी है आपकी है दैट इज योर 20। जब आप A की स्पीड निकालते हो किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में, तो आप कह देते हो सर 50 - 20, ये क्या आ गया 30। तो इसका मतलब क्या है, ये जब दोनों की इंडिविजुअल स्पीड्स थी तब इस तरीके से डायग्राम बना था कि भाई ये और ये रोड है यहाँ पर, ये कि भाई A की स्पीड कितनी 50, B की स्पीड कितनी 20। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालते हो, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले लिया गया। ध्यान समझना, ये रिलेटिव वेलोसिटी जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालोगे, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को किस में ले लिया गया आपका ये रेस्ट में ले लिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर B के रेस्पेक्ट निकाला जा रहा है तो B वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लिया गया। मतलब अगर कोई कहे कि इसका डायग्राम बनाओ, ये जो डायग्राम है इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज का, A है B है इंडिविजुअल वेलोसिटीज है, हमसे कोई कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का डायग्राम बनाओ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी आफत हो गई। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अभी भी कितनी कार्स हैं आपके पास, ये 2 कार्स हैं, ये A वाली है और ये कौन सी कार है आपकी ये B वाली। जैसे ही आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो इसका मतलब हो गया कि जो A वाली कार है इसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी ये 30 हो गई, और V वाले की स्पीड कितनी हो गई आपकी ये 0 हो गई। सपोज अगर मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया होता, तब मैं पूछता कि A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तब भी आप लिखते BAB इज इक्वल टू VA माइनस कितना लिखते VB, और VA की वैल्यू 30 - 0, तो आप कह देते सर इसका आंसर तो 30 होगा। तो इसका भी आंसर 30, इसका भी आंसर 30, मतलब ये दोनों केसेस कैसे हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो गए। Whenever we see a car A with respect to B, the answer is coming as your 30 meter per second. इसका मतलब क्या है, what relative velocity significance, what is the benefit of relative velocity। तो whenever you write down the relative velocity, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप राइट डाउन करते हो दैट ऑब्जेक्ट इज टेकन एज रेस्ट। ये बात समझ में आ रहा है। उस ऑब्जेक्ट को किस में ले लिया जाता है आपका ये रेस्ट में ले लिया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेने के बाद ही क्या करते हैं आप इसको इस तरीके से ये मूव कराते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है ये। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो अभी मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बता रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ रही है। डन। सो on coming to the very first problem based on relative velocity and given in your NCERT exercises, that is your problem number 3.5। ये बात समझ में आ रही है। सो प्रॉब्लम नंबर 3.5 इज योर एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो आप एक्सरसाइज इसका लैंग्वेज पढ़ सकते हो। क्लियर। तो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा अ जेट रॉकेट, जेट मतलब रॉकेट, अ रॉकेट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ योर 500 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है यहाँ पर एक इस तरीके से ये एक रॉकेट है, इस तरीके से क्या हो रही है आपकी ये आगे की ओर बढ़ रही है। रॉकेट मतलब जेट बोला गया, दिस इज योर जेट। इसका मतलब ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ जेट इज गिवन एज योर हाउ मच, दैट इज योर 500 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ।
अब जेट किस कॉस्ट में आगे बढ़ता है, थोड़ा बहुत पता होगा कि जेट के अंदर क्या होता है, आपका फ्यूल होता है। ये फ्यूल जब बर्न होता है, बर्न होने को कंबस्शन बोलते हैं। जब इस फ्यूल का क्या होता है, कंबस्शन होता है, तो कंबस्शन के बाद जिस वेलोसिटी से फ्यूल क्या होता है आपका आगे की ओर निकलता है, जेट भी उसी वेलोसिटी से आगे की ओर जाता है। मतलब यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आपका, ये यूज होता है, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल, मतलब जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके कंबस्शन के थ्रू जो रिएक्शन जनरेट होता है, उसके रिएक्शन से जेट क्या होता है आपका आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जेट है तो इसमें फ्यूल बर्न होगा, तो फ्यूल इस तरीके से पीछे की ओर क्या हो रहा है आपका, ये बर्न हो रहा है। तो कह रहा है ये जो जेट है, जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है ना, ये किस स्पीड से पीछे की ओर निकल रहा है ये भी दिया है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन है, दैट इज योर, क्या बोलना है इसको अपन, ये पी बोलना है। प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन मतलब जलने के बाद का प्रोडक्ट, दैट इज जो जला हुआ फ्यूल। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो बर्निंग फ्यूल है आपका, ये किस स्पीड से आगे की ओर निकल रहा है पीछे की ओर, तो ये दिया कि इसकी स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है आपकी, ये दैट इज 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन की जो स्पीड है ये किसके रेस्पेक्ट में दी हुई है, जेट के रेस्पेक्ट में दी हुई है। जेट की स्पीड तो अकेले दी हुई है लेकिन क्या कह रहा है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन है उसकी स्पीड कितनी है आपकी, है 1500, किसके रेस्पेक्ट में है, जेट के रेस्पेक्ट। ये बात समझ में आ रही है। और अगर इसकी स्पीड जेट के रेस्पेक्ट में इतनी है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान समझना। ये इसका मतलब दिया है वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन विद रेस्पेक्ट टू, क्या दिया हुआ है आपको, ये जेट दिया। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये ग्राउंड है, दैट इज योर ग्राउंड, जहां पर हम खड़े हुए हैं और कोई ऑब्जर्व, मतलब हमारी वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये 0। ये बात समझ में आ रहा है, ये करेक्ट। तो क्वेश्चन आई होप कुछ समझ में आ रहा हो, क्योंकि इतना डायग्राम में तो बुक्स में भी नहीं बना रहता ये क्वेश्चन, जिस डायग्राम से मैंने बताया। कह रहा है एक जेट है जो किस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है आपका, ये 500 किलोमीटर पर आवर से। उसके पीछे प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन की स्पीड दी है, किसके रेस्पेक्ट में, जेट के रेस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पीपीजे इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछ रहा है ये कि अगर ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर इस जेट को देखेगा तो उसको प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन की स्पीड कितनी समझ में आए। ये बात समझ में आ रही है। मतलब क्या पूछ रहा है ये कि ग्राउंड पर खड़ा आदमी अगर इस जेट को देखेगा तो उसको प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन की स्पीड कितनी समझ में आएगी। मतलब एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन निकल रहा है ये पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक चीज ध्यान सुन, जब भी वेलोसिटीज लिखी होती है और उसके आगे ये नहीं देखा रहता किसके रेस्पेक्ट में, तो अंडरस्टूड है किसके रेस्पेक्ट में होती है आपकी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पिछले भी टर्न में मैंने इसको आपको बताया। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है बी पीजे इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, वीपी माइनस क्या कर दोगे यहाँ से आप, ये वीजे कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ से, ये वीपी पूछ रहा है, तो वीपी इज इक्वल टू कितना करोगे आप, ये दैट इज जो वी पी जे, और प्लस कितना कर दोगे आप इसको, ये वीजे कर दोगे। वी पीजे की वैल्यू कितनी है, 1500 है, लेकिन किधर की ओर है यार, वो लेफ्ट साइड है, तो उसको किस में लेना पड़ेगा आपको, माइनस में, दैट इज योर माइनस 1500। और प्लस वीजे की वैल्यू कितनी है, आगे की ओर है, तो दैट इज योर प्लस कितना आ गया 500, तो ये कितना हो गया माइनस 1000 किलोमीटर पर कितना हो गया आपका, ये आर होगी। अब ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो वीपी, जो जिसकी प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन की जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेलोसिटी है वो किधर की ओर होगी आपकी, लेफ्ट साइड होगी। और सही भी है, क्योंकि फ्यूल भी किधर की ओर निकलता है अपना, ये लेफ्ट साइड ही फ्यूल आपका ये निकलता है। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। सो ऑन कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 3.8। इन दिस प्रॉब्लम आप पढ़ना इसको, ये एक्सरसाइज को। आप चाहो तो इस वीडियो को लगाते समय एनसीईआरटी आप खोल के बैठोगे तो प्रॉब्लम आपको मिलती रहेगी। वीडियो पॉज करके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक। इन द प्रॉब्लम 3.8 क्या कह रहा है यहाँ पर, ये एक हमारे पास 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड का मतलब समझते हो, क्या बीच में डिवाइडर होगा, नहीं होगा। 2 लेन रोड का मतलब 2 हैवी व्हीकल्स एक साथ एक दूसरे क्या कर सकें, ओवरटेक कर सकें, दैट इज सेड टू बी 2 लेन रोड। क्लियर। कह रहा उस 2 लेन रोड में एक कार ए है जो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रही। ये बात समझ में आ रहा है। 2 कार और है,
करेक्ट। कौन कौन सी कार आपकी है? एक कार कौन सी आपकी यहाँ पर ये, दैट इज योर बी, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। और एक कार यहाँ पर और कौन सी आपकी है, दैट इज योर सी, जिसकी वेलोसिटी भी कितनी आपकी है 54 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है, एक 2 लेन रोड है, उस 2 लेन रोड में एक कार ए 36 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है आपकी ये आगे की ओर बढ़ रही है। दो कार हैं बी और सी, जो ए कार को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का मतलब ये हो गया यहाँ पर आपका ये ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये अप्रोच करने का मतलब बी भी ए की तरफ आ रही है और सी भी किसकी तरफ आ रही है आपकी ये ए की तरफ आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर एक टाइम ऐसा आया कि जब ए और सी के बीच का जो गैप है, मतलब यहाँ पर दे रखा है कि एक टाइम ऐसा आया कि सी और बी वाली जो कार थी वो ए से सेम डिस्टेंस पर थी, मतलब ए से सी की डिस्टेंस दी है आपकी 1 किलोमीटर, और यहाँ पर बी से सी ए की भी डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपकी ये 1 किलोमीटर। सिचुएशन ऐसी है कि ये दो कार से जो किसकी तरफ आ रही है आपकी ए की तरफ आ रहे हैं। तो अगर ये दो कार ए की तरफ आ रही हैं तो जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आया कि जब ए वाले से सी की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर थी, बी वाले से सी की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर थी, और अगर दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगी तो कार ए के पास पहले कौन पहुंचेगा, तो कार ए के पास पहले कौन पहुंचेगा आपका ये सी पहुंचेगा। ये बात समझ में आ रहा, क्यों? क्योंकि सी अपोजिट आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, करेक्ट। कार लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गई तो उसी समय कार बी का ड्राइवर को लग गया कि मैं तो सी के पहले नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कार बी का ड्राइवर ने कहा नहीं, कार ए को मैं सबसे पहले मैं ओवरटेक करूंगा, और जब कार ए को मैं ओवरटेक करूंगा तो इसके लिए इसको अपनी वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और वेलोसिटी बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कार में, दैट इज उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ये कि कार बी को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि वो ए को ओवरटेक कर दे कार सी के पहले। क्यों कार सी पहले ओवरटेक करेगा, तो ए के रेस्पेक्ट में ए को क्या लगता है, देखो ध्यान से, ए को ये देखते हैं कि भाई ए को क्या लगता है कि सी किस स्पीड से आ रहा है और ए को क्या लगता है कि बी किस स्पीड से आ रहा है। सो यहाँ पर अपन लिखते हैं ये दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, दैट इज योर ए। तो अब दोनों कैसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, जो वेलोसिटी हो जाएगी इन दोनों क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी ये। तो ये कितना हो जाएगा, वी बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये वी बी माइनस कितना हो जाना है, इसको ये वी ए हो जाना है, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 54 माइनस कितना हो गया 36, तो ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। और इसमें अगर आप ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका ये 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ए को ऐसा लग रहा है जैसे बी उसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। सिमिलरली ए की रेस्पेक्ट में किसकी स्पीड देखते हैं, सी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये बात समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं अपन, सी की देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। देन व्हाट टू डू, दैट विल बिकम योर वी सी ए। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको ये 54 प्लस कितना है आपको ये 36। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देना है ये दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। और इसमें भी अगर ये 18/5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान समझना, जब आपने ए के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटीज देखी हैं तो एक तरीके से ए किस में आ चुका है, रेस्ट में आ चुका है। ए किस में आ चुका है आपका ये रेस्ट में आ चुका है। तो ये पहला डायग्राम है जो किया हुआ है, और इसका मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूँ, केवल समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम आपके लिए बनाना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का समझ में आना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ध्यान से समझना, ये इस तरीके से हो गया ये कि अब कार ए किस में आपकी ये रेस्ट में आ चुकी, क्लियर, मतलब ए की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी ये दैट इज योर 0 हो गई। फिर यहाँ पर एक इससे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक कार कौन सी यहाँ पर आपकी ये सी है, और एक कार नीचे की ओर कौन सी आपकी यहाँ पर ये बी है। तो जो v वाली है ए के रेस्पेक्ट में कितना चल रही है आपकी है दैट इज योर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो c वाली है वो a के रेस्पेक्ट में कितना चल रही है आपकी है दैट इज योर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये बात समझ में आ रहा है? और a और c के बीच का जो गैप है वो कितना गैप है आपका ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना 1000 मीटर, और ये भी कितना हो गया आपका ये दैट इज योर 1000 मीटर।
अब अगर इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एक खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, एक इधर से आ रही 25 की स्पीड से, एक इधर की आ रही 5 की स्पीड से, नो डाउट इसके पास कौन पहले पहुंचेगा? सी वाला पहुंचेगा। सी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 1000। किस वेलोसिटी से कवर करनी है? 25 से। तो ये देखते हैं कि भाई सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाई सी टू रीच एट बी, सॉरी टू रीच एट ए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ये टाइम इज इक्वल टू होता है बच्चा डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है आपका? ये स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सी को? 1000। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है आपका ये? 25 से। ये आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। मतलब अगर सब कुछ नॉर्मली रहा तो ए के पास पहले कौन पहुंचेगा आपका? सी पहुंचेगा। और जब ए के पास पहले सी पहुंचेगा तो सी कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 40 सेकेंड में पहुंच जाएगा। मतलब अगर बी चाहता है कि मैं सी के पहले पहुंचूं तो बी के पास कम से कम कितना टाइम है? 40 सेकेंड। अगर उसने 40 सेकेंड से 1 सेकेंड भी ज़्यादा लिया तो इसके पास कौन पहुंच जाएगा आपका? ये सी वाला पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इस टाइम से, ये टाइम किसका है? सी का। कि भाई कुछ हो चाहे ना हो, सी तो 40 सेकेंड में यहाँ पहुंच ही जाएगा। इसका मतलब बी के पास, नो डाउट बी क्या चाहता है कि मैं सी के पहले इसको ओवरटेक कर जाऊं। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए इसको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। सपोज एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? ये ए हो गया, पता नहीं कितना लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि बी के पास टाइम कितना है। अब ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन लिए पड़ा तो इसके पास इनफाइनाइट टाइम है, चलो आराम से ओवरटेक करेंगे, नहीं। तो इसको सी के पहले अगर करना है तो सी को कितना टाइम लगना है यहाँ पर आपका? ये 40 सेकेंड। इसके पास मिनिमम टाइम कितना है आपका? ये 40 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखते हैं फॉर बी के लिए देखते हैं। तो v को भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है आपकी? है 1000 मीटर। v की जो इनिशियल वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से चल रहा है आपका ये? दैट इज जो v भी है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। v के पास टाइम कितना है यहाँ पर आपका? ये 40 सेकंड है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि v किस एक्सेलरेशन से चले कि उसका हिसाब किताब ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर v के लिए इक्वेशन लगा देंगे क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है? दैट इज योर 1000। u की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 40 है, प्लस हाफ a की वैल्यू पता नहीं, t की वैल्यू कितनी है आपकी? 40 स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? तो 40 इंटू 5, 5 4 जा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 इधर भेजो कितना आ जाएगा? 800। 800 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1600। 1600 का मतलब 40 स्क्वायर। 40 स्क्वायर से 40 स्क्वायर कैंसिल, ए की वैल्यू आप सॉल्व करना कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब दोनों कार्स की डिस्टेंस ए से कैसी रहेंगी आपकी? बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। तब बी को किस एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा आपको? ये दैट इज जो 1 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से बी को आपका मूव करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 3.18। ये प्रॉब्लम बिल्कुल इंडियन सिचुएशन पर फिट बैठती है। एनसीईआरटी लिखने वाले के दिमाग में पूरा ध्यान था कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। ये बात समझ में आ रहा है? इस प्रॉब्लम में क्या कहता है ये? करेक्ट, कि भाई यहाँ पर क्या है आपका? ये एक रोड है, इस रोड में रेस चल रही है। किसके बीच में रेस चल रही है आपका? ये दैट इज योर चोर और पुलिस के बीच में आपकी यहाँ पर ये रेस चल रही। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो है, ये जो थीप है, ये थीप्स कार है, चोर की कार है, और इसके पीछे नो डाउट पुलिस तो कभी आगे होगी नहीं, इसके पीछे कौन सी आपकी? ये पुलिस की कार है। ये बात समझ में आ रही है? चोर जो भाग रहा है उसके कार की स्पीड कितनी है? दैट इज योर 192 किलोमीटर पर आवर। और ये जो हमारे पुलिसमैन भाग रहे हैं इनकी स्पीड कितनी है आपकी? है दैट इज योर 30 किलोमीटर पर आवर। और इतनी बहादुरी से ओवरटेक कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि वाकई इसको हम पकड़ लें। ये बात समझ में आ रहा है? थीव्स के कार की स्पीड कितनी है? 192। पुलिस की स्पीड कितनी है? 30। अगर केवल इतना ही दिया होता कि जिंदगी भर उसके पीछे भागते रहे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और वो इंडिया में होता है। यहाँ कितने क्रिमिनल्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका लास्ट तक कुछ नहीं होता, ये बात लास्ट में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ठीक, सो यहाँ पर आ जाते हैं ये इस तरीके से। ये तो रियल इंडियन प्रॉब्लम कि भाई वही कॉमन पुलिसमैन, हमारे पुलिस वालों के पास जो गाड़ियाँ हैं उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। भाई आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ थीप्स एडवांस कार यूज़ कर रहे हैं, स्पीड 192 किलोमीटर पर। जितनी 5-10 मिनट में तो इनके बीच में एक शहर का डिफरेंस आ जाएगा। पता चला ये दोनों इलाहाबाद से शुरुआत किए थे, तो ये शायद आपका कानपुर में खड़ा होगा 1 घंटे बाद, और ये अभी इलाहाबाद में ही होगा।
ये बात समझ में आ रहा है? ये शहर का डिफरेंस आ जाएगा, तो 4 घंटे में तो कंट्री का डिफरेंस आ जाएगा अगर ये चलता रहा। लेकिन हमारे पुलिस वालों के पास दिमाग बहुत होता है, कैसे चीज़ों को रफू करना है सब उन्हें पता होता है। इन्होंने क्या किया, इस पुलिसमैन से एक पुलिस वाले ने अपना हाथ बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद एक पिस्टल थी, उस पिस्टल को क्या कर दिया, फायर कर दिया। और जो पिस्टल को फायर किया तो यहाँ पर एक बुलेट निकली, तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट दी है वो दी है आपकी 150 मीटर पर सेकंड दी है। तो क्या कह रहा है कि क्या बुलेट इस थीव्स की कार को हिट करेगी, और अगर हिट करेगी तो किस स्पीड से हिट करेगी, हमसे ये पूछा। ये बात समझ में आ रहा है? ये करेक्ट। सो यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटीज दी हैं इन सबको क्या करते हैं ये, या तो इसकी वेलोसिटी को भी अपन ये सब कुछ किस में दिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इनको सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, करेक्ट, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है जिसकी वैल्यू कितनी है 150, ठीक है, इनटू इसको क्या करना है आपका ये, दैट इज और 18/5 कर दोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5 3 कितना हो गया आपका ये 15, और ये 18 3 हो गया 54, इसका मतलब ये कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअल स्पीड ऑफ बुलेट कितनी है आपकी, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ बुलेट, अगर कोई पूछे एक्चुअल स्पीड बुलेट की कितनी है, तो एक्चुअल स्पीड 540 नहीं है। रीजन ये है कि एक पुलिस की वैन है जो 30 किलोमीटर से चल रही, इसके अंदर बैठा हुआ पुलिस वाला भी 30 की स्पीड से चल रहा है, इसके पुलिस वाले की जेब में रखी हुई पिस्टल भी 30 की स्पीड चल रही, उस पिस्टल के अंदर रखी हुई बुलेट भी 30 की स्पीड में ऑलरेडी चल रही थी। जब फायर किया तो किस स्पीड से निकली, 150 से। इसका मतलब उसके पास पहले से ही स्पीड 30 थी, उसके पास एडिशनल स्पीड कितनी हो गई 150। इसका मतलब जो एक्चुअल बुलेट की स्पीड हो गई ये कितनी हो गई आपकी, ये 540 प्लस कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर 570 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा आपका ये आर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल जो वेलोसिटी है बुलेट की वो कितनी हो गई आपकी 570 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब क्या पूछ रहा है कि बुलेट क्या थीप को कैच कर पाएगा कि नहीं, या थीप को बुलेट किस स्पीड से आते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, तो ये कितना हो जाएगा 570 माइनस कितना हो जाएगा 190, तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर बुलेट की स्पीड 570 तो थीप की कार को हिट करेगी ही करेगी, यहाँ पर उसके पास बचने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं। ये बात समझ में आ रहा है? It was the actual Indian problem. So I have solved almost all the problems based on the relative velocity as well as your present on your NCERT exercise. ये बात समझ में आ रही है? एक का जो और प्रॉब्लम है which I will give you in my assignment, जब भी असाइनमेंट दूंगा मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा और उसको करना पड़ेगा। और जिस तरह से एक ग्राफ का भेजा तो ग्राफ में लोगों ने मुझे ये तक नहीं बताया कि सर इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। भाई जो नहीं आया करे उसे कम से कम बता दिएगा, तो उसको मैं वीडियो में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आज बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।